मैं बहुत सारी तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जेल में उनकी सिचुएशन क्या है। मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल इशूज़ हैं खान साहब को और उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगी हैं जेल में। अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, पिछले 1-2 दिनों में जो कुछ हुआ, मैंने दोबारा इन्फॉर्मेशन निकाली है, जेल से निकाली है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब को शेव का सामान दिया गया है। शेविंग का सामान उनके पास नहीं था, उनके जो दाढ़ी के बाल हैं वो बढ़ रहे थे, तो उनको शेव का सामान दिया गया है। यानी एक पाबंदी ये खत्म हुई। और रेजर का, क्योंकि एक रेजर दिया जाता है कैदी को, इमरान खान साहब को पूरा पैकेट दिया गया है। जेल में ऐसा नहीं होता नॉर्मली, लेकिन इमरान खान साहब को पूरा पैकेट दिया गया है। आमतौर पे जब किसी कैदी को एक रेजर दिया जाता है तो इस्तेमाल करने के बाद वो वापस उसको देना होता है और वहां पे कोई मुलाजिम खड़ा रहता है करीब। तो यहाँ इमरान खान साहब को पूरा उसका एक पैकेट दिया गया है, जो मेरे पास जेल से इंफॉर्मेशन है। जो स्टोर कीपर है उसने कुछ जरूरी सामान भी, जो इमरान खान साहब ने कहा था, जो सामान उन्होंने मांगा था, सारा नहीं लेकिन जो जरूरी सामान है उसमें से बहुत सारा सामान इमरान खान साहब को मुहैया कर दिया है। इमरान खान साहब को अखबार की सहूलत अब वापस मिल गई है। जब हमने ये वीलॉग किया था उस वक्त तक नहीं थी, उसके बाद अब वापस मिल गई है। 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने दोपहर का खाना लेने से इनकार कर दिया था। जेल में ये छोटी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है। तो उसके बाद जो है वो खाने का, मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, फिर अमले के लोग पहुंचे, उन्होंने इमरान खान साहब से मुज़ाकरात किए और उन्होंने बताया कि जी हमारी क्या मजबूरियां हैं। एक और जेल से जो मुझे खबर आई, अब उसके अंदर मुझे कोई तफसील नहीं बता पा रहा क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं है। मुझे ये खबर आई कि 2 मरतबा इमरान खान साहब से कुछ लोगों ने मुलाकात की है जेल में, और ये मुलाकात रात के वक्त हुई है। अब ये कौन लोग थे, कहां से आए थे, क्यों मिले इमरान खान साहब को, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब वो मुलाकातें हुई तो वहां पे जेल के अमले का कोई बंदा मौजूद नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि जो आए वो प्रोटोकॉल के साथ आए और 2 लोगों ने इमरान खान साहब से अलग अलग जेल में मुलाकात की है, और उसके बावजूद इमरान खान साहब पे सख्ती रही और फिर अब हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये जब इमरान खान साहब ने खाना नहीं खाया दोपहर का, जब पूरी दुनिया के अंदर शोर मच गया, जब आलमी सतह के ऊपर आवाज उठी, तो ये छोटी छोटी चीजों की इंफॉर्मेशन मेरे पास आई थी, ये मैंने आपके साथ शेयर की है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को पहले जैसा जेल के अंदर जो माहौल है वो तो नहीं है। यानी इमरान खान साहब जिस तरह पहले वॉक करते थे या उनकी मुलाकातें होती थी, वकला से मिलते थे, सहाफियों से उनकी बातचीत हो जाती थी, ये सारी चीजें रोकी गई हैं। फजलुर रहमान साहब नवाज शरीफ साहब के घर गए थे मिलने के लिए। नवाज शरीफ साहब ने जाती उम्र में सारों को इकट्ठा किया और ये ऐसा लगता है कि हुकूमत की जानिब से आखिरी पैंतरा था कि फजलुर रहमान साहब को काबू कर दिया जाए। फजलुर रहमान साहब भी थे, बिलावल भी थे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी। तो मियां साहब ने हुकूमत का सारे इत्तेहादी बुलाए हुए थे, साथ फजलुर रहमान साहब को बुलाया हुआ था कि अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं तो आईनी तरमीम हम कर सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने आखिरी कोशिश की है। नवाज शरीफ साहब ने क्या किया पहले वो बताता हूं, फिर बताता हूं पाकिस्तान में इस आईनी तरमीम के लिए क्या कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसे पाकिस्तानी कभी नहीं भूलेंगे। यानी जब एक कौम के साथ जुल्म होता है ना, जुल्म को लोग भूल जाते हैं, डंडे पड़ते हैं लोग भूल जाते हैं, बाद में हंस के बता रहे होते हैं मुझे भी वहां डंडे पड़ गए थे। लोग गिरफ्तार होते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन जब लोगों की इज्जत के ऊपर हमला होता है ना, जब एक लेवल से ज्यादा निजाम गिर जाता है, फिर लोग भूलते नहीं है, फिर उसका रिएक्शन आता है, आता ही रहता है, आता ही चले जाता है, वो खत्म नहीं होता। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन पहले आप ये ले लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो बातचीत हुई, इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता किया फौरी तौर पे। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में आकर बैठे और वो निकले वहां से मियां साहब के घर से, तो अखुनज़ादा यूसुफ ज़ई साहब का रब्ता हुआ उनसे। उन्होंने जो बातचीत की मौलाना फजलुर रहमान साहब से डायरेक्ट, वो बातचीत भी मैं आपको बता देता हूं, और जो दीगर सोर्सेज से खबरें मेरे पास आई इस मुलाकात की, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आप ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां पे मीडिया से बात करना चाह रहे थे, जब इसहाक डार साहब और वजीर कानून वो उनको वहां से लेकर जबरदस्ती चले गए। मीडिया आवाजें दे रहा था, सवालात कर रहा था, और मौलाना साहब बात करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बस बस चले चले चले। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जब ये मुलाकात हुई तो इसमें दोबारा से मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने अपने मुसव्वदे पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की। बिलावल पहले ही बता चुके थे मियां साहब को कि मियां साहब ये चीजें जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मान रहे, तो आपने मनानी है। जो सबसे हैरत अंगेज चीज इस मुलाकात में से निकल कर आई, मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी 40-45 साल की सियासत में कुछ नहीं सीखा। मियां साहब ने डिक्टेटरशिप का सामना भी किया, फिर भी कुछ नहीं सीखा। मियां साहब खुद साख्ता जिला वतनी में 2 दफा चले गए, फिर भी मियां साहब ने कुछ नहीं सीखा। मियां साहब ने कुछ नहीं सीखा क्योंकि मियां साहब मांग क्या रहे थे, आर्टिकल 8। मियां साहब का सबसे ज्यादा फोकस और सबसे ज्यादा जोर, मैंने आपको कल बताया था कि बिलावल का सबसे ज्यादा फोकस और सबसे ज्यादा जोर इस बात पे था कि फौजी अदालतें कायम की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके अंदर रगड़ के बिल्कुल ग्रैंड कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब का भी सबसे बड़ा फोकस यही था कि कुछ भी करें मौलाना साहब, इस पे आप हमारे साथ खड़े हो जाएं। आईडी अदालतों के हवाले से आपने बहुत बात कर ली है, वहां हम आपकी बात मान लेते हैं। ये जो आर्टिकल 8 है, बुनियादी इंसानी हुकूक वाला मामला जो है पाकिस्तान में, इस पे मियां साहब ने कहा कि आप हमारी मदद करें मौलाना साहब। और इस पे मौलाना साहब से मियां साहब बार बार क्या मांग रहे थे कि हमें फौजी अदालतों का आप हथियार दे दें ताकि इमरान खान साहब को हम अच्छी तरह स्क्रू कर सकें, इमरान खान साहब को हम हमेशा के लिए अंदर रख सकें। लेकिन नवाज शरीफ को यह नजर आ गया, आसिफ अली जरदारी को भी नजर आ गया कि एक आध मरतबा तो हो सकता है फॉर्म 47 के ऊपर जाली हुकूमत बना दी जाए, और तब काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। अब आइंदा जब काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे तो दोबारा इलेक्शन में इतनी बड़ी सहूलतकारी कैसे मिलेगी
क्या कोई यकीन दिला सकता है कि अगले इलेक्शन में बल्ले का निशान नहीं होगा तहरीक इंसाफ के पास? क्या कोई यकीन दिला सकता है कि इसी तरह की फॉर्म 47 की हुकूमत बन जाएगी? तो अब लोगों को मायूस करने का एक ही तरीका रह गया कि आईनी तरमीम करवा के इमरान खान साहब को सारी जिंदगी के लिए जेलों में बंद कर दिया जाए और उन्हें कभी बाहर ना आने दिया जाए। अब ये एक घटिया तरीन सियासत है, जमहूरियत के नाम के ऊपर धब्बा है। इक्तदार की हवस में ये लोग अपनी तमाम इकदार भूल चुके हैं और ये पड़ी हुई है PMLN की भी जमहूरियत, यानी जमहूरियत के चैंपियन और दावेदार जो कहते हैं हमने जमहूरियत के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है। सिचुएशन इनकी ये है कि वो क्या मांग रहे हैं, आर्टिकल 8 में सहूलतकारी मांग रहे हैं और उसके अलावा क्या मांग रहे हैं? उसके अलावा मांग रहे हैं जी फौजी अदालतें आप हमें बनवा दें। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने वहां पर भी किया चिट्टा इनकार। फजल रहमान साहब ने कहा जी ये भी मैं नहीं कर रहा। अब फजल रहमान साहब उनको कुछ अपने करीब लेकर आए, उन्होंने कहा जी आईनी अदालत नहीं बनाते लेकिन आईनी तरमीम के जरिए से आईनी बेंच बनाने की तरफ चले जाते हैं। बेंचेस की तश्कील के अंदर कोई ऐसा तरीकाकार, और इसके लिए तो आईनी तरमीम की जरूरत भी नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आप बात करें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ये चीजें कर सकती है और ये सिंपल कानून साजी के जरिए भी ये चीजें हो सकती हैं। बहरहाल फजल रहमान साहब को ये रिक्वेस्ट की गई जी, बाहर मीडिया मौजूद है तो थोड़ा सा जरा ये स्टेटमेंट दे दे कि हम करीब आ गए हैं ताकि लोगों की आस ना टूट जाए। तो फजल रहमान साहब क्योंकि वफादार आदमी होगा, ठीक है चलो यार, फजल रहमान साहब चले गए वहां पे, इन्होंने अपनी बातचीत की। फजल रहमान साहब ने कहा करीब आ गए, लेकिन ये नहीं बता पाए कि किस चीज पे करीब आ गए। और फजल रहमान साहब ने कहा कि जो इनका मुसव्वदा था हमने मुस्तरद किया है। मुसव्वदा वही है जो फजल रहमान साहब का है और फजल रहमान साहब के मुसव्वदे पे जो चीजें वो इन्हें काबिल कबूल नहीं है। अब फजल रहमान साहब के बगैर आईनी तरमीम नहीं हो रही। जैसे जैसे ये खबरें बाहर निकल रही थी कि जनाब फजल रहमान साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, साथ साथ फस्तायत अपने उरूज पे जा रही थी। मैं आपको बताता हूं कि आज के दिन में क्या वाकयात हुए हैं ये गुज़िश्ता रात में। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब, वो 1 साल से जेल में, उनका बेटा भी जेल जा चुका है, पूरी फैमिली को जो है वो अजाब में मुब्तला किया हुआ है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू जो कि जैन कुरैशी MNA उनकी बीवी है, उनको अगवा कर लिया गया उनके घर के बाहर से। और अजीब बात यह कि चंद गज के फासले पे पाकिस्तान के वजीर दाखिला का घर है। ये घर है शाह महमूद कुरैशी साहब का और मोहसिन नकवी का घर है, ये साथ ही चंद गज के फासले पे। और वहां से अगवा किया गया शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को, और जैन कुरैशी की वाइफ है वो। और जब इनके घर से गाड़ी उन गाड़ियों के पीछे गई, 3 गाड़ियों पर अगवा किया, मास्क पहने हुए थे नामालूम अफराद ने, उन्होंने अगवा किया। जब गाड़ी पीछे गई तो 2 वीगो डालों ने गाड़ी का रास्ता रोक दिया और ब्लॉक कर दिया। अब उनकी जो भाभी है वो भी गैर सियासी है, ये बता रही थी जैन कुरैशी की बहन मेहर बानो कुरैशी साहबा कि जी मेरी भाभी भी गैर सियासी, उनके घर वाले भी गैर सियासी, सारे परेशान हैं। उनकी 3 साल की और 5 साल की 2 बच्चियां हैं, वो रात को सो रही हैं, सुबह उठेंगी वो अपनी मां को ढूंढेगी। तो ये जनाब सिचुएशन उनके साथ हो रही है। तो ये आग सबसे घर में आ रही है। ये देखें, ये शुरू हो गया ना मामला। ये जो लोग आज PMLN में और पीपल्स पार्टी में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, वजारतों के ऊपर बैठे एंजॉय कर रहे हैं, ये सारे इस बात को लिख कर लें और याद रखें, हुकूमतें बदलती रहेंगी, कभी आप हुकूमत में कभी अपोजिशन में, ये जुल्म आपके दरवाजे पे आना है। ये आग अब लग चुकी है, इसका सेक आपके घर में पहुंचेगा और आपको इसका सामना करना पड़ेगा। एहसन रियाज फतियाना अगवा है, आपको पता है रियाज फतियाना साहब का बेटा, उनकी वाइफ गई, सूबाई असेंबली की मेंबर भी है वो जाती है जनाब पंजाब असेंबली में और वहां खड़ी होकर रो पड़ी वो, और रोते हुए उन्होंने बताया मेरे बेटे को अगवा किया हमने, अदालत में केस किया और सुबह मेरे बेटे को छोड़ दिया जिस दिन केस लगना था। 6 घंटे के बाद मेरे बेटे को दोबारा उठा लिया। और दबाव क्या डाला जा रहा है मेरे शौहर के ऊपर जो MNA है रियाज फतियाना कि आकर तरमीम के हक में वोट डालो। रोते हुए एक मां ने वहां पे असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बात की, और वो बेटा भी जो है वो पहले उसी असेंबली का मेंबर था, पंजाब असेंबली का। कोई इंसाफ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई दादरसी करने वाला नहीं है। चौथी खबर, ये एक और भी आप ले लें, ये फयाज छजड़ा साहब इनके बारे में बता रहे हैं, ये MNA है जी, इनके बारे में बताया जनाब हामिद रजा कादमी साहब ने। उन्होंने कहा जी इनके 12 साल बेटे को उठाकर ले गए, बेटे के सीने का जो मांस है उसे और नाखूनों को प्लास से पकड़ रहे थे, और ये सारा जुल्म बच्चे की मां को दिखाया जा रहा था सिर्फ इसलिए कि वोट चाहिए आईनी तरमीम के लिए। फिर उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि MNA को कॉल करके 75 करोड़ 80 करोड़ की ऑफर्स की जा रही है। एक MNA को 1 अरब 5 करोड़ तक की भी ऑफर की गई है। शफकत ऐवान साहब के पास सारी गुफ्तगू रिकॉर्डेड भी मौजूद है एक MNA के पास, ये भी उन्होंने बताया जनाब। अब इसके अलावा आप ये देखें कि अख्तर मेंगल साहब क्या बता रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब बता रहे हैं कि मेरे लॉजिक के ऊपर रेड हुई है, और उसके अलावा जी मेरी जो सेनेटर है नसीमा एहसान, 2 सेनेटर है ना अख्तर मेंगल साहब के पास बलूचिस्तान से, उन्होंने कहा जी सेनेटर नसीमा एहसान को अपार्टमेंट में, उनके अपार्टमेंट के अंदर महसूर कर दिया गया है और उनका बेटा अगवा कर दिया गया है। यानी एक और सेनेटर उनको महसूर कर दिया और उनका बेटा अगवा कर दिया। एक और सेनेटर है इन्हीं की जमात के सेनेटर कासिम, इनके बारे में अख्तर मेंगल साहब बता रहे हैं कि उनके 8 बजे अस्पताल में डायलिसिस थे, ये गुर्दों के डायलिसिस जो होते हैं, इसके बगैर आपको पता है मरीज के लिए बड़ा इशू हो जाता है। उनके डायलिसिस थे 8 बजे इस्लामाबाद के एक अस्पताल में। वो कह रहे हैं उस वक्त से लेकर अब तक वो अपने बेटे समेत गायब हो गए हैं। ये किस तरह की जमहूरियत है? ये जनाब सवाल जो है पूछा है। अब मेरे दिमाग में भी एक सवाल आ रहा है सादा सा, क्या नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की सियासत यहां पहुंच गई है कि माओं को मजबूर किया जाएगा, माओं को, बहनों को, बेटियों को, बीवियों को उठाया जाएगा, अगवा किया जाएगा? आपको पता है हमारा दीन जो है इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है,
हमारे दीन में ये बात बताई गई है और इसकी ताकीद की गई है। हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुश्मन के साथ जंग भी हो ना तो औरतों और बच्चों के ऊपर अटैक नहीं करना। यानी दुश्मन जो मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम दुश्मन के ऊपर भी आपने अटैक करना है तो आपने औरतों और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि एक लड़ाई के दौरान जब दुश्मन के कुछ बच्चे भी नरगे में आकर मारे गए तो आपने बड़ा इसका अफसोस किया और बार बार किया, बड़ी मुलामत हुई इसकी। तो मामला यह है कि आज सिर्फ एक आईनी तरमीम के लिए अपने मुल्क के अरकान असम्बली की बीवी महफूज नहीं है, बेटी महफूज नहीं है, माएँ महफूज नहीं है, बच्चियां महफूज नहीं है। ये क्या चल रहा है, ये कितना जुल्म है, इसका आप अंदाजा कर लें कि क्या काजी फायद ईसा साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चंद दिन के लिए रह गए, क्या जाते जाते उन्हें नजर नहीं आ रहा? वो रोजाना कहते हैं कि असेंबली जो है, या वो इस ऐवान को ये कहते हैं बार बार कि ये मुकद्दस ऐवान है, वो पार्लियामेंट को सुप्रीम कहते हैं बार बार। तो पार्लियामेंट के मेंबर्स की माएँ बहनें उठाई जा रही हैं, बेटियां उठाई जा रही हैं, बहुएं उठाई जा रही हैं। काजी फायद ईसा साहब आप किधर हैं? यानी जिस ऐवान को आप मुकद्दस कहते हैं, ये आग रुकेगी नहीं, ये सबके घरों तक आएगी। जजेस इंसाफ नहीं देंगे तो उन्हें भी एक दिन इसका सामना करना पड़ेगा। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, मैं बार बार कहता था कि जुल्म चंद सहाफियों पे हो रहा है, बाकियों पे भी होगा। और फिर मेरे देखते ही देखते बाकी सहाफी भी इसके नरगे में आए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। दबाव इस बात का कारकुनों की जानिब से कि एहतजाज की कॉल दी जाए और एक फाइनल और बड़ा एहतजाज किया जाए, स्पेशली इमरान खान साहब के मामला को लेकर। और तहरीक इंसाफ के कारकुन ये कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि अगर ये काली तरमीम हो गई तो फिर इमरान खान साहब कभी भी बाहर नहीं आएंगे। लिहाजा जो करना है वो अभी किया जाए, वरना ये वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ज़ाया कर देगी। और बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को मानते भी हैं कि ये हो सकता है। एजाज सैयद साहब ने खबर दी, एक और चीज़ भी ऐड कर दें। उन्होंने कहा जी ख्वाजा शराज साहब जो MNA है PTI के, उनके घर पर रेड की तो उनकी छोटी बच्ची है, उसने एक ना पेट पाला हुआ है कुत्ता, तो वो जो लोग रेड करने हैं वो कुत्ता उठा के ले गए। वो बच्ची बेचारी अपने कुत्ते के लिए रो रही है, वो बेचारी वो उदास है कि मेरा कुत्ता उठा के ले गए, ताकि घर वालों पर प्रेशर बने। दोबारा रेड करने आए, मुलाजमों के मोबाइल उठाकर ले गए। अब जुनैद अकबर और इकबाल अफरीदी इन दोनों ने बताया कि हमें पेशकश की गई है और बड़ी अमाउंट्स की पेशकश की गई है कि जनाब आप हमसे पैसा ले लें और आप आईनी तरमीम में वोट डाल दें, आईनी तरमीम के हक में। तो ये क्या करना चाह रहे हैं आईनी तरमीम से? वैसे ही मुल्क के ऊपर को कब्जा कर लेंगे, इमरजेंसी मार्शल लॉ लगा दें मुल्क पे। यानी हद होती है किसी चीज की कि औरतों को उठा लेना, बहुओं को उठा लेना। मेरी अभी तक दिमाग में ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस लेवल तक हम पहुंच गए हैं। तो ये सिलसिला रुकेगा तो नहीं, ये कभी नहीं रुकेगा। किसी सोसाइटी में, किसी मुआशरे में इन चीजों की इजाजत नहीं होती। जहां जहालत होती है वहां पे भी इन चीजों की इजाजत नहीं होती, लेकिन यहां पे हो रहा है। अब मैं एक चीज नाज़रीन पर्सनल, मैं बहुत कम बात करता हूं, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ चीजें। फरवरी 2024 में जब इलेक्शन हुआ ना, उससे पहले मुझे बहुत वार्न किया गया था, मना किया गया था। तो मैंने अपना काम किया। जब मैं फॉर्म 45, फॉर्म 47 सिंप्लीफाई करके पाकिस्तान के लोगों को बता रहा था, और उन दिनों में इन्होंने हुकूमत बनानी थी जाली, तो मुझे अचानक एक दिन मैं सोकर उठता हूं, मुझे पता चलता है जी मैंने कादी फायद ईसा की जान को खतरे में डाल दिया है मुबारक सानी वाले केस को इस्तेमाल करके। हालांकि मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता। मुझे उस केस के अंदर जनाब उठा लिया जाता है और फिर मुकदमे कोई और बना लिए जाते हैं। पहले अगवा किया जाता है, उस केस का हवाला दिया जाता है, बार बार उसकी बात की जाती है। जो लोग मुझे उठाकर लेके जाते हैं वो भी इसके बारे में बात करते हैं। डीजी एंटी करप्शन ने खुद मुझे कहा, मैंने कहा यार मुझे निकाल के तो दे कोई चीज, मैंने क्या किया है, कुछ नहीं था उसके बाद। फिर मेरे पे एक मुकदमा बनाया, फिर दूसरा बनाया, और फिर मैं 3 हफ्ते के बाद बाहर आया जब तसल्ली से इन्होंने अपनी फॉर्म 47 की हुकूमत बना ली थी। अभी दोबारा मैं देख रहा हूं कि गुज़िश्ता 24 घंटों से वही सारे अकाउंट रीएक्टिव हुए हैं PMLN के मीडिया सेल के, और वो दोबारा से मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये जो बच्चों ने एहतजाज किया है इनको मैं लेकर आऊं एहतजाज करने के लिए। मैंने उकसाया। मैं बहुत क्लियरली आपको कह दूं, मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस वाकये को रिपोर्ट किया है, एक एक एंगल को कोट करके रिपोर्ट किया कि ये बात उसने की और ये बात उसने की, और मैंने जो तशद्दुद हुआ उसकी भरपूर मजम्मत भी की है। और साथ मैंने ये भी कहा है कि इसके ऊपर एक आजादाना कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये तजवीज़ भी मैंने दी है। लेकिन एक मरतबा फिर ये खेल खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा उठाने की, गिरफ्तार करने की इन्होंने तैयारी की है। और जो वजह मुझे समझ आती है वो ये है कि ये मकरूह किस्म की एक आईनी तरमीम आ रही है, तो इन्हें ये लगता है कि दबाव बहुत ज्यादा ना हुकूमत के ऊपर, बहुत शदीद दबाव है हुकूमत के ऊपर इस आईनी तरमीम के लिए। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि कम से कम मेरी आवाज को दोबारा बंद कर दिया जाए। तो ये है जनाब सिचुएशन। मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको बता दूं, हालांकि इस मामले में मैंने इंतहाई मोहतात अंदाज में ना सिर्फ रिपोर्टिंग की है बल्कि एक्सपोज किया जुल्म करने वालों को। मैंने बताया कि ये जालिम है, ये जुल्म कर रहे हैं, बच्चों को लहू लहान करने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।